Good morning, students. This is Amnul Hussain, sir. So, today we are going to discuss about DNA application block and its removal. So, we have learned in the earlier lectures that how cell progress from one cell stage to another cell stage, that is from G1 to S phase and S phase to G2 and G2 M phase, and how some protein participates, that is the cyclin and cyclin dependent kinase, how they help the cell to progress from one cell stage to another cell stage, and and about the cell cycle checkpoints, the role of MPF. Okay, so how these checkpoints regulate or check the DNA damage and the spindle fiber assembly. So likewise, today we are going to discuss about DNA replication block and its removal. So we all already know that the cell cycle, the DNA synthesis or the DNA duplication occurs in the S phase. We already know that the DNA duplication mainly occurs in the S phase, or the DNA synthesis occurs in the S phase. So it only occurs in the S phase and not in the G1, M2 and M and G2. तो ये जो DNA synthesis है वो सिर्फ किस फेज में होता है? वो सिर्फ S फेज में होता है. ठीक है. तो अगर एस फेज में ही क्यों होता है, बाकी G2 में क्यों नहीं होता, M फेज में क्यों नहीं होता है, G1 फेज में क्यों नहीं होता है. ठीक है. तो अगर एस फेज में हुआ तो G2 में क्यों नहीं होता है और M फेज में क्यों नहीं होता है. तो हाँ, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एस फेज में ही जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो रिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जैसे ही एस फेज खत्म होता है फिर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे रुकता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एस फेज में वो कैसे रिमूव होता है, उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो हमें पता है जब तक G2 जो रेप्लिकेशन है, या जब तक एस फेज में कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, तब तक ये G2 फेज में एंटर नहीं होता है. ठीक है. तो G2 इंश्योर करता है कि एस फेज में पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन हो, तभी वो G2 में सेल को एंटर होने देता है. देन उसके बाद G2 से वो M फेज में उसको जाने की इजाज़त देती है. जब तक इस फेज में कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक वो माइटोसिस इनिशिएशन होने नहीं देता है. ठीक है. सो इट इज, ये एक पॉइंट है. दूसरा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द जीनोम इज रेप्लिकेटेड ओनली वंस पर सेल. ठीक है. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है या फीचर है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है वो क्या है, वंस पर सेल. ठीक है. पर सेल साइकिल. तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक बार ही हो. ठीक है. जो जीनोम रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार ही हो. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल हमें पता है जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, अगर एफ फेज में रेप्लिकेशन हुआ तो अगर हमारा 46, हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो 46 का 92 बनता है. तो जब ये 92 डिवाइड होगा दो सेल्स में तो यहाँ पे 46 ली हम एन 2n की बात कर रहे हैं. ठीक है. डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं. ठीक है. ह्यूमन क्रोमोसोम की. तो 2n इक्वल टू 46, 2n इक्वल टू 46 दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे वो. ठीक है. अगर गलती से इस 46 क्रोमोसोम्स का, इस डीएनए का दो बार डुप्लीकेशन हुआ तो 1946 होगा. 46 को आप एक बार डिवाइड करो तो 92 हो गया. 92 को फिर से डिवाइड करो, कितना हो गया, 2004, 9 184. तो 184 को आप डिवाइड कर सकते हैं तो दैट इज 46 46 46 46 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम नंबर है, जो जीनोम है, वो डबल हो जाएगा. और जब वो दो सेल में डिवाइड होंगे तो एक के पास 92 तो एक के पास 92. दैट इज, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ट्रिप्लोआइडी देखने को या टेट्रापोलाइडी देखने को मिलेगा. सो ये चीजें अगर सेल में दिख गई तो क्या होगा, सेल एबनॉर्मल होगा या तो वो सेल की डेथ हो जाएगी. ठीक है. वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द डीएनए सिंथेसिस ओनली ऑकर्स वंस पर सेल. सिर्फ एक बार ही डीएनए सिंथेसिस हो तो वो इंश्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक बार डीएनए सिंथेसिस हुआ एस फेज में, देन उसके बाद जो एस फेज खत्म होते ही
जो डीएनए सिंथेसिस है वो फिर से सेल साइकिल में ऑकर नहीं होगा। कब तक? जब तक वो डिवाइड ना हो जाए दो सेल्स में, ठीक है, और उसके बाद वो सेल फिर से एस फेज में एंटर ना हो, तब तक वहां पे उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में या उस डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एस फेज खत्म होते ही डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जब सेल डिवाइड हो गया दो सेल में, देन वो फिर से G1 फेज में एंटर करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे फिर डीएनए जो ब्लॉक है उसका रिमूवल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, दैट इज द रेप्लिकेशन या डीएनए की बात करेंगे, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका डिफरेंट वे है डीएनए रेप्लिकेशन करने का, ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन करने का, ठीक है। थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे या यूकैरियोट्स की बात करेंगे, तो प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम साइज है वो क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। यूकैरियोट्स का जो जीनोम साइज है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो स्मॉल जीनोम साइज, स्मॉल जीनोम साइज, और इसका क्या होता है? बिग जीनोम साइज, ठीक है। तो स्मॉल जीनोम साइज की वजह से क्या होता है? स्मॉल जीनोम साइज की वजह से इन प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। क्योंकि जीनोम साइज स्मॉल है, तो एक साइड पे ही रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। जहां से ओरिजिनल रेप्लिकेशन हम किसको बोलेंगे? वेयर इज द इनिशिएशन स्टार्ट। जब हम डीएनए सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपने ऑलरेडी जो क्लासेस है बीएससी में उसमें पढ़ा होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से आपका इनिशिएशन प्रोसेस या डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में मेनली बाई डायरेक्शन रहता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में भी बाई डायरेक्शन रहता है, ठीक है। तो बट वहां पे सिर्फ एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्या है? सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, तो यूकैरियोट्स का जो जीनोम साइज क्या है? वो बिग है, ठीक है। बिग जीनोम साइज होने की वजह से अगर सिंगल ओरिजिनल रेप्लिकेशन होगा तो बहुत टाइम लगेगा डीएनए सिंथेसिस होने में। तो इसीलिए उसमें बहुत सारे origin of replications प्रेजेंट है, ठीक है। तो मल्टीपल origin of replications आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, सॉरी, मल्टीपल origin ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जो रेप्लिकेशन है वो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, बड़ा जीनोम साइज होने के बावजूद भी, ठीक है। सो इट्स टेक आवर 1 या तो 3 to 4 आवर्स लगेगा आपका जो ह्यूमन जीनोम है उसको रेप्लिकेट करने के लिए। अगर सिंगल होता तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या दैट इज 1000 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट रहता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सो अब देखो, तो इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट होता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट होता है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, या एक ऐसा मैकेनिज्म उस पर्टिकुलर सेल में होना चाहिए जिससे क्या होगा? जिससे जो डीएनए है सिर्फ एक बार ही सेल में डिवाइड हो, ठीक है, 2-3 बार ना हो। तो एक ऐसा रेप्लिकेशन मैकेनिज्म वहां पे होना चाहिए किसमें? सेल में, कि जिससे सिर्फ इस फेज में ही रेप्लिकेशन हो। उसके बाद एक बार रेप्लिकेशन हुआ तो वहां पे फिर से रेप्लिकेशन ना हो, ठीक है। सो ये एक बात आप दिमाग में डाल दो कि हैविंग मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टिल द डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स वंस पर सेल। तो ये बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस रेप्लिकेशन को वंस पर सेल करने के लिए, ठीक है, तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एमसीएम हेलिकेज protein. So this is the protein which mainly regulate the cell the DNA synthesis once per cell. तो ये जो प्रोटीन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो डीएनए सिंथेसिस हो या डीएनए रेप्लिकेशन हो वो सिर्फ एक बार ही हो सेल में, वंस पर सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। वंस पर सेल साइकिल, एक सेल साइकिल में सिर्फ एक बार ही डीएनए का क्या हो? सिंथेसिस हो। तो उसके लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? एमसीएम हेलिकेज, ठीक है। तो एमसीएम हेलिकेज प्रोटीन क्या है? हेलिकेज मेनली वो प्रोटीन है जो क्या करता है? डीएनए को ओपन करता है या अनवाइंड करता है। हमें पता है डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड रहता है, ठीक है। तो जब वो हेलिकेज प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होगा तो ये डीएनए अनवाइंड हो जाएगा,
ठीक है, अनवाइंड हो जाएगा और वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे और वहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे बाइंड होगा, देन वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा। तो मेनली आप ये याद रखना कि जो हेलिकेज वो एंजाइम है जो डीएनए को अनबाइंड करता है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कभी सिंथेसिस नहीं होता है। तो जब डीएनए अलग हो जाएंगे, जब वो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, ठीक है, तब वो वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑरिजिन की बात करेंगे तो मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ये जो एमसीएम हेलिकेज है इन मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पे बाइंड होता है। अगर हम एमसीएम हेलिकेज की बात करेंगे तो ये 6 सब यूनिट से बना होता है। ठीक है, दैट इज एमसीएम 2 to 7। ठीक है, एमसीएम 2 से लेके 2 3 4 5 6 7, दैट इज ये इनका नाम है। ठीक है, एमसीएम 2 से 7। तो ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वो कम्प्लेक्स जाके इस डीएनए पे बाइंड हो जाएगा और डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे अनबाइंड करेगा। अनबाइंड करने के बाद वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो हैविंग मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो जो मल्टीपल ओरिजिन रेप्लिकेशन वहां प्रेजेंट है, तो ये मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। किसी मल्टीपल ओरिजिन में जल्दी ही S1 अर्ली एस फेज में स्टार्ट होता है, किसी में लेटर एस फेज में, किसी में लेट एस फेज में। ठीक है, तो किसी में जैसे ही एस फेज स्टार्ट होगा उसी टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसी में थोड़े टाइम के बाद जो मेन वो मीडियम एस फेज है, और किसी में ले एस फेज की जो एंड टाइमिंग पे है या एंड पार्ट है, वहां पे इन मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट होगा। ठीक है, तो इस फेज में टोटली जितने भी मल्टीपल ऑफ ओरिजिन और रेप्लिकेशन है वहां से डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा और फाइनली होल जीनोम का डुप्लीकेशन वहां पे होगा। ठीक है, अगर जीनोम का डुप्लीकेशन वहां पे कंप्लीटली नहीं हुआ होगा तो वो एम फेज में एंटर नहीं करेंगे, वो एस फेज में ही रहेंगे। तो कंप्लीट एस फेज का रेप्लिकेशन, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस का डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद या जीनोम का कंप्लीट रेप्लिकेशन होने के बाद ही तभी वो एम फेज में एंटर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यीस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो यीस्ट मेनली जो सेक्रोमाइसिस पोम्बे और सेक्रोमाइसिस सर्विसी है। ठीक है, बडिंग यीस्ट एंड फिशन यीस्ट, दो टाइप की यीस्ट प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बडिंग यीस्ट की बात करेंगे तो उसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो 11 बेस पेयर है। ठीक है, वहां पे 11 बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल AT GC AT GC 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, GC GC। ठीक है, तो ये 11 बेस पेयर है। एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये सीक्वेंस उसका नहीं है, पर यहाँ पे 11 बेस है और दोनों क्या है, पेयरिंग में, इसलिए 11 बेस पेयर। तो ये उनका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और आई साइट। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक 11 बेस पेयर सीक्वेंस है। तो इस ओरिजिनल रेप्लिकेशन साइट पे क्या रहता है, एक बाउंड हेक्सामर प्रोटीन रहता है, एक ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। तो वहां पे एक और एक प्रोटीन बाइंड रहता है। अगर हम यहाँ पे एक बात करेंगे इस तरीके से, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस इज द ओराई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे क्या है, जो 11 बेस पेयर लॉन्ग है, 11 बेस पेयर लॉन्ग है, वहां पे एक प्रोटीन भी बाइंड रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ORC। ठीक है, तो दिस इज द ORC, जिसको हम क्या बोलेंगे, ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। तो ये ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस ओरिजिन जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको रिकॉग्नाइज करता है। आपको नाम से पता चल रहा है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। तो ये ओरिजिन रिकॉग्निशन जो कॉम्प्लेक्स है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इनिशिएशन ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन, दिस ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। जब इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन इस ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स की वजह से भी होता है। ठीक है, सो तो अगर हम पूरे फेजेस की बात करेंगे, चाहे वो G1 फेज हो,
एस फेज हो, G2 फेज हो या M फेज हो, तो चारों फेज में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या ORC है, वो इस ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, तो रेप्लिकेशन के बाद भी तो यहाँ से दो स्ट्रैंड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये ओरिजिन यहाँ पे भी बाइंड होगा फिर से ORIC ORIC, ठीक है, फिर से यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन डीएनए सिंथेसिस के बाद जो नया डॉटर स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फिर से इस ORC फिर से इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे फिर से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो हम बोल सकते हैं G1 फेज, S फेज और G2 और M फेज, चारों फेजेस में ये जो ORI है वो ORC है, वो इस ओरिजिन रिकॉग्निशन साइट के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है या वहां पे बाइंड रहता है, ठीक है। सो बहुत सारे रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो आप डीएनए रेप्लिकेशन में, अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन में देखेंगे तो क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस में देखेंगे तो क्या होता है, तो सिंगल प्रोटीन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है या प्राइमेज है, या इसी तरह से बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए इनिशिएशन में या डीएनए सिंथेसिस इनिशिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सिर्फ एक प्रोटीन का वहाँ पे काम नहीं है, तो बहुत सारे प्रोटीन्स वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बाइंड होके, देन उसके बाद वहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम उन प्रोटीन्स की बात करेंगे, तो अगर हम यीस्ट की बात करेंगे, दैट इज द बडिंग यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी की, तो वहाँ पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स रहते हैं, रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स, रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स। तो ये जो रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स है, वो इस ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होके, उस ओरिजिन और रेप्लिकेशन पे बाइंड होके इनिशिएशन स्टार्ट करता है, ठीक है, या डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम बडिंग यीस्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है या कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक है वहां पे CDC6, CDT1, MCM10 and the MCM हेलिकेज, ठीक है। तो ये सब क्या है, रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स है, क्या है, रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर है। तो ये सब रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो क्या करता है, जो डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट करवाता है, ठीक है। सो these proteins associates with origin during G1 phase। अब ये जो प्रोटीन्स है वो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में origin ऑफ रेप्लिकेशन के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है, बट कैन नॉट बाइंड टू द origin of replication during G2 phase, M phase and G2 and M phase। तो G2 और M phase के टाइम पे ये ओरिजिनल रेप्लिकेशन इस सॉरी ये जो प्रोटीन्स है वो ओरिजिनल रेप्लिकेशन के साथ बाइंड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सिर्फ G1 में ही वो बाइंड होता है, किसके साथ, इस ओरिजिनल रेप्लिकेशन के साथ। तो अगर हम G1 की फेज की बात करेंगे, तो ये रेप्लिकेशन इनिशिएशन RIF बोलता हूँ मैं, ठीक है, रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स इस ओरिजिनल रेप्लिकेशन पे बाइंड होंगे, ठीक है, किस पे, सिर्फ G1 फेज में, बाकी ना तो वो S फेज में बाइंड होंगे, ना तो G2 फेज में बाइंड होंगे, ना तो M2 फेज पे। तो उनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग है कि वो G1 फेज में ही बाइंड होंगे, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से डीएनए दूसरे फेजेस में रेप्लिकेट नहीं होता है, क्योंकि इनका जो बाइंडिंग है वो सिर्फ G1 फेज में होता है। देन ड्यूरिंग अब इस G1 फेज में क्या होता है, अब हम देखेंगे, ड्यूरिंग द G1 फेज द वेरियस इनिशिएशन फैक्टर्स असेंबल विथ ORC
into a pre-recognition complex at origin. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, जैसे कि CDC6 है, CDT1 है, MCM10 है, MCM हेलिकेस है, ठीक है, वो जीवन फेज में तो वो जीवन फेज में क्या करते हैं, जीवन फेज में मैं इसको बोलता हूँ जीवन फेज में रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स प्लस ORC, ये दोनों बाइंड होकर क्या बनाते हैं, एक प्री रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, प्री रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स। ठीक है, कहाँ पे, एट ईच ओरिजिन। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे दैट इज द ORI, दैट इज द ओरिजिनल रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो वो है वो बाइंड है, दैट इज द तो मेरे से इस पेन नहीं निकल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज आवर ORC। ठीक है, ये ब्लैक कलर में जो मैंने यहाँ बताया दैट इज द ORC हमारा, दैट इज ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। तो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स प्लस बाकी जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि CDT6 है या CDT1 है, ठीक है, और ये MCM हेलिकेस है, MCM हेलिकेस इस तरह बनाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि तीन इधर तीन यहाँ पे, क्योंकि ये हेलिकेस है तो ये DNA अनबाइंड करता है। ठीक है, तो दिस इज द MCM हेलिकेस। तो ये सब बाइंड होके क्या बनाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स इक्वल टू रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स प्लस ORC। ठीक है, तो ओरिजिन पे वो एक प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। सो CDC6 एंड CDT1 एंड MCM10 आर required to load opposing MCM hexamer on the origin। तो ये जो CDC6 है, CDT1 और MCM10 है, वो चाहिए हमें किसके लिए, इस MCM हेलिकेस के लोडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट होंगे तो वहां पे लोड होगा। ठीक है, अगर हम MCM हेलिकेस का इस तरह स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस तरीके से रहता है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे DNA होगा। ठीक है, जैसे कि आपने हुक देखा होगा, या आप किसी तार पे आप ऐसे जब लटकते हो तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे आप कुछ हीरोज रहते हैं, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाने के लिए अपने बेल्ट को ऐसे हुक की तरह काम करते हैं, वो स्लाइड करते हैं एक बिल्डिंग, ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे बिल्डिंग की तरफ। तो वो इसी की तरह उसका स्ट्रक्चर रहता है, एक हुक की तरह, कि वो उस DNA पे उस हुक की तरह वो मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स है CDC6, CDT1, CDT, MCM10, वो चाहिए इसके लोडिंग के लिए, कहाँ पे, उस DNA पे। ठीक है, DNA पे इसके लोडिंग के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, सो अब ये जो MCM हेलिकेज या CDC6, CDT1 है, ये जो प्रोटीन्स है, उनको एक्टिवेट कौन करता है। ठीक है, अब ये जो अभी हमने बताया कि जो ये फॉर्म होता है कहाँ पे, G1 फेज में फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये तो फॉर्म हो गया, बट ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, उनके एक्टिवेशन के लिए मिनिमम इसमें से एक प्रोटीन, एक सब यूनिट का फॉस्फोराइलेट होना इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोराइलेट होना, दैट इज एक यूनिट पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होना चाहिए, और साथ साथ में CDC6 का। ठीक है, जो CDC6 है, या तो इसका या CDC6 का, इन दोनों में से इन दोनों के एक सब यूनिट का फॉस्फोराइलेट होना या फॉस्फेट ग्रुप वहां पे ऐड होना इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां पे इनिशिएशन DNA सिंथेसिस स्टार्ट हो। ठीक है, DNA सिंथेसिस स्टार्ट हो। ठीक है, DNA सिंथेसिस स्टार्ट हो, तो उसके लिए इन जो प्रोटीन्स है उनका एटलीस्ट एक फॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो फॉस्फोराइलेशन करता है वो कौन करता है, वो करता है मेनली S फेज साइक्लिन्स CDK कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो S फेज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है
वो इस प्रोटीन्स को फॉस्फाइलेट कर देता है। जैसे ये फॉस्फाइलेट हो जाते हैं देन वहां पे इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वहां पे डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। और इस एस साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स दैट इज द, हमें पता है साइक्लिन ई और सीडीके टू, ठीक है, ये मेनली जो हमारा एस फेज का साइक्लिन है, इसके साथ साथ और एक साइक्लिन भी वहां पे पार्टिसिपेट करता है दैट इज द डीडीके, ठीक है, दैट इज द DF4 डिपेंडेंट काइनेज, DBF4 डिपेंडेंट काइनेज। तो DBF4 डिपेंडेंट काइनेज, तो ये भी क्या है, ये भी इसी साइक्लिन ई सीडीके का क्या है, एक एनालॉगस है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इस प्रोटीन्स को, ठीक है, क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। इनके फॉस्फोराइलेशन से वहां पे क्या होगा, जो प्री रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म हुआ है या जो इनिशिएशन फैक्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो वहां पे रेप्लिकेशन इनिशिएट करते हैं, या जो डीएनए सिंथेसिस है वो वहां पे इनिशिएट करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है किसका, होल जीनोम का, ठीक है। अब साथ साथ में और कुछ प्रोटीन्स भी है जो इनके साथ पार्टिसिपेट करता है दैट इज द CDC 45, ठीक है। CDC 45 को भी मेनली फॉस्फोराइलेट करता है या एक्टिवेट करता है, कौन, ये एस फेज के साइक्लिन दैट इज द साइक्लिन ENCDK2। अब ये CDC 45 क्या करता है, CDC 45 एक और प्रोटीन को रिक्रूट करता है, उसके बाइंडिंग में हेल्प करता है, RPA दैट इज द रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। तो रेप्लिकेशन प्रोटीन ए को हम सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन भी बोलते हैं। जब हेलिकेज जो एंजाइम है MCM हेलिकेज, वो जब अपना एक्टिविटी स्टार्ट करेगा तो वहां पे क्या होता है, तो जो डीएनए है, जैसे ही MCM हेलिकेज वहां पे इनिशिएशन करेगा तो जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड से क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड फिर से डबल स्ट्रैंडेड ना हो, तो इसीलिए वहां पे कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, RPA या सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, या RPA हम उसको बोल सकते हैं। यूकैरियोट्स में हम RPA बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम उसको SSB बोलते हैं, ठीक है। तो ये SSB वहां पे बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए है फिर से वो सिंगल स्ट्रैंड होने के बाद डबल स्ट्रैंड नहीं हो पाएगा, वो फिर से कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बना नहीं पाएगा, तो वो इसीलिए वहां पे बाइंड होते हैं। तो इसके बाइंडिंग में हेल्प कौन करता है, ये CDC 45 विच इज फर्दर एक्टिवेटेड बाय द एस फेज साइक्लिन। तो एस फेज साइक्लिन कितना इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, तो जो आरपीए प्रोटीन है, द हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन, ये 3 प्रोटीन से बना होता है, दैट बाइंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेटेड व्हेन द हेलिकेज अनबाइंड्स द पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंड होगा, अब जो डीएनए है वो वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वहां पे रेप्लिकेशन फॉक इसको हम बोलते हैं। तो वो अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, दोनों बाई डायरेक्शनल है, मेनली प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स की हम बात करेंगे तो हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, दैट इज बाई डायरेक्शन। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो presumably complex is immediately bind to the origin sequence in the replicated daughter duplex DNA and remain bound throughout the cell सॉरी। तो अब क्या होता है, अब जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो बाकी जो ये प्रोटीन्स है CDC 6, CDC T1, MCM 10 वो वहां से हट जाएंगे, ठीक है। वो दैट इज वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, कहाँ से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, वहां पे जो उन्होंने प्री रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स फॉर्म किया था वहां से रिमूव हो जाएंगे, और डीएनए पे सिर्फ क्या रहेगा, आपका MCM हेलिकेज। और वो MCM हेलिकेज भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, रिमूव डिस्प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे MCM हेलिकेज यहाँ पे प्रेजेंट था, तो नेक्स्ट क्या होगा, जो MCM हेलिकेज है वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो वो भी रेप्लिकेशन फॉक की तरह ही आगे मूव करता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, इनिशिएशन था, और अब ओरिजिन और इनिशिएशन यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा आगे से आगे डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से वो आगे डिस्प्लेस होते जाएंगे और फिर से वो ओरिजिन और रेप्लिकेशन पे बाइंड नहीं होंगे जब तक आपका सेल साइकिल कंप्लीट
नहीं होता है, ठीक है। और जो ये जो प्रोटीन्स है CDC6, CDT1 और MCM10, ठीक है, वो भी क्या रहते हैं, वो भी इनका भी फॉस्फोराइलेशन हो गया है, ठीक है। तो ये भी फॉस्फाइलेट फॉर्म में कभी भी आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड नहीं होंगे, ठीक है। ये इनका बाइंडिंग होने के लिए ये जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका रिमूव होना इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि जो एस फेस साइक्लिन है या DDK है वो इनको फॉस्फाइलेट करता है, ठीक है। MCM10, MCDT1, C61 और जो MCM हेलिकेस है उसको ही वो फॉस्फाइलेट करता है। तो ये फॉस्फाइलेट फॉर्म में फिर से ओरिजिन पे कभी बाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले इनका डीफॉस्फाइलेट होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो सिर्फ G1 फेज में ही क्या होता है, G1 फेज में ही आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम जो साइक्लिन्स है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं DNA रेप्लिकेशन ब्लॉक में। किसमें? DNA रेप्लिकेशन ब्लॉक में, दैट इज CDK1 और साइक्लिन B, ये है हमारा MPF जिसको हम बोलेंगे। तो जो MPF है तो इनका लेवल मेनली G1 G2 फेस, M फेस और अगर हम S फेस की बात करेंगे तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहता है, किसमें? इन 3 फेज में। और G1 फेज की बात करेंगे तो इस फेज में उनका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। अब ये जो साइक्लिन MPF है या CDK1 साइक्लिन भी है, दैट इज द M फेज साइक्लिन, M फेज साइक्लिन, ये क्या करता है, ये मेनली जो अभी मैंने बताया आपको CDC6, CDT1, ठीक है, और कौन सा था, दैट इज MCM10, MCM जो 10 है, और ये जो हेलिकेस है उसको किसके फॉर्म में रखता है, इसको फॉस्फाइलेटेड फॉर्म में रखता है, ठीक है। इनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को मेंटेन करके रखता है। और मैंने आपको अभी बताया कि जब तक इनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा तब तक वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे फिर से बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं G2M फेज और S फेज में CDK1 और साइक्लिन भी जो M फेज साइक्लिन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि G2M और S फेज में ये किस फॉर्म में रहेंगे, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, इट मेंटेन्स फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस इनिशिएशन फैक्टर्स, तो इसको मेंटेन करके रखता है। अब उसके बाद आप इसमें देखो G1 में इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि हमें पता है लेट एम फेज में क्या होता है, जो APC है, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इट लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, APC डिग्रेड्स MPF, इसको डिग्रेड करता है, किसको? MPF को, या इसका डिस्ट्रक्शन करता है MPF का, जिसकी वजह से G1 फेज में या लेट एनाफेज या टीलो फेज में क्या होता है, MPF का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और G1 में तो वो ना के बराबर ही होता है। तो G1 में जब इनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ये जो फॉस्फाइलेशन जो ये मेंटेन करके रखता था वो हट जाएगा बाय द एंजाइम फोस्फाटेज। तो फोस्फाटाइज हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, मैंने आपको पहले ही बताया, फोस्फाटेज, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप वहां से रिमूव हो जाएगा, रिमूव होने की वजह से अब ये फिर से तैयार हो जाएंगे, किसके लिए? फिर से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि G1 फेज में फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, तो G1 फेज में ही ये क्या होंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आके बाइंड हो जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो यहाँ पे जो S फेज है, उस S फेज साइक्लिन है उसका इंपॉर्टेंट रोल है, और दूसरा जो M फेज साइक्लिन है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी हमने देखा रेप्लिकेशन ब्लॉक कैसे होगा, ब्लॉक जब इन इनिशिएशन फैक्टर्स का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे इनका फॉस्फोराइलेशन होगा वो एक बार जैसे उन्होंने एक बार DNA सिंथेसिस इनिशिएट करने के बाद वो उस ओरिजिनल रेप्लिकेशन से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में सेल में घूमते रहेंगे, ठीक है। कब तक? जब तक इनका फॉस्फेट ग्रुप फिर से हट नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो ना तो वो S फेज में बाइंड हो पाएंगे, ना तो M फेज में बाइंड हो पाएंगे, ना तो G2 में बाइंड हो पाएंगे, ठीक है। अगर गलती से अगर जो MPF है इसका कंसंट्रेशन
इस एस फेज एम फेज G2 में कम हो गया गलती से बाय चांस या कोई म्यूटेशन की वजह से, तो डीएनए रेप्लिकेशन होने के चांसेस है एस एम फेज में भी और G2 फेज में भी अगेन, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि इट्स वेरी रेगुलेटेड मैनर में होता है ये। सो तो इसका मतलब ये है कि एम फेज में G2 फेज में जैसे ही एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा, देन ना तो वो G2 फेज में फिर से बाइंड हो पाएंगे ना टू एम फेज में। इसका मतलब वहां पे रेप्लिकेशन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। कब तक, जब तक फिर से S1 स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब S1 में क्या होगा, S1 में मैंने आपको बताया कि जो एमपीएफ का कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। एमपीएफ का कंसेंट्रेशन कम हो गया तो CDC61 इनका जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड था वो फिर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब ये इनका जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, जब ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया तो वो फिर से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये है जैसे वो बाइंड होंगे, देन जब जैसे ही वो एस फेज में एंटर होगा तो एस फेज के जो साइक्लिन्स है वो इनको फिर से फॉस्फाइलेट कर देगा और वहां पे इनिशिएशन स्टार्ट होगा, ठीक है। इनिशिएशन स्टार्ट होगा डीएनए सिंथेसिस का एंड रेप्लिकेशन ब्लॉक रिमूव हो जाएगा। सो इन दिस वे द डीएनए गेट्स ब्लॉक आफ्टर एस फेज एंड again resume the DNA initiation in the starts in the G1 phase, ठीक है। तो ये ब्लॉक रिमूव होता है G1 फेज में और ये ब्लॉक इनिशिएट होता है किसमें, S फेज में। सो इन दिस वे द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज गेट्स ब्लॉक्ड एंड अगेंस्ट रिमूव्ड, ठीक है। तो आप एक हम डायग्राम बनाएंगे, फाइनल डायग्राम, जिसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल जो प्रोसेस है वो होता कैसे, ठीक है। सो आपके जो मैंने आपको जो नोट्स दिया है आप उसमें देख सकते हैं, एक बार आप डबल आप उसको रिपीट करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अगर किसी को डाउट है तो ही कैन आस्क मी आफ्टर द लेक्चर और इन द कमेंट सेक्शन। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो अगर मैंने आपको पहले बताया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, तो दिस इज द डीएनए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए पे ऑलरेडी हमारे जो कॉम्प्लेक्स है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स वो बाइंड रहता है थ्रू आउट ऑल फेजेस, और ये जो छोटा सा पार्ट है दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो ये ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम G2 या M फेज की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो बी टाइप साइक्लिन है, बी टाइप साइक्लिन है वो CDC6 और CTD1, ठीक है, ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, और हमारा MCM, दिस इज द MCM। तो इन दोनों को हम बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर, क्योंकि अब ये किस फॉर्म में, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो इनको फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में मेंटेन करके कौन रखता है, बी टाइप साइक्लिन। तो वो क्या करता है, बी टाइप साइक्लिन इसको फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में मेंटेन करके रखता है, जिससे वो इस ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं हो पाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया आपको G2 और M फेज का दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही G1 स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ G1 फेज, तो G1 में क्या होता है, तो G1 फेज में जो ये ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है ORC, तो G1 फेज में जो ये बी टाइप साइक्लिन है दैट इज द CDK1 और साइक्लिन B, जब इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब इसका कंसंट्रेशन या इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो ये जो CDT6 और CDT1 है उसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है एंड दे विल बाइंड टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। CTD1 और CDC6 ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स है, और उसके सामने क्या लग जाता है हमारा MCM हेलिकेज, दिस इज द MCM हेलिकेज। यहाँ से इनके ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप हट गया है, ठीक है, और ये MCM हेलिकेज यहाँ पे आके बाइंड हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द प्री
रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। सो दिस इज द प्री रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब उसके बाद ये G1 फेज की हम बात करें, अब हम बात करेंगे एस फेज की। तो एस फेज में क्या होता है, जो एस फेज साइक्लिन है, एस फेज साइक्लिन है, दैट इज अ साइक्लिन ई और CDK 2, ठीक है। जो साइक्लिन है वो क्या करता है, वो, अब देखो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ये जो MCM हेलिकेज है, ये प्रोटीन है, वो आ गए हैं, उन्होंने प्री रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म किया है। बट दिस प्री रिप्लिकेशन कम्प्लेक्स इज नॉट एक्टिव, ये एक्टिव नहीं है, सिर्फ इनका रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, जो G फेज में हुआ है। अब उनका एक्टिवेट कौन करता है, एक्टिवेट करता है ये जो S फेज के साइक्लिन है, वो इस CTD6 को फॉस्फाइलेट कर देता है, ठीक है। देन इस CDC6 को फॉस्फाइलेट कर देता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। यहाँ पे जो MCM हेलिकेस है उसको भी फॉस्फाइलेट कर देता है, इस साइड पे भी जो MCM हेलिकेस है उसको फॉस्फाइलेट कर देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। जैसे ही इन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, देन द जो प्री रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और वहां पे रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट एक बना सकता हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो एस फेज का है, नेक्स्ट एस फेज के स्टेजेस में तो क्या होता है, जैसे ही इनका फॉस्फोराइलेशन होगा वहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन इनिशिएट होते ही ये जो इनिशिएशन फैक्टर से वहाँ से हट जाते हैं। जैसे कि CTD6 है वो भी हट जाएगा किस फॉर्म में, बट CTD1 है वो भी हट जाएगा फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, CDC6 है वो भी हट जाएगा किसमें, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे क्या रहेगा, आपका MCM हेलिकेज वहाँ पे रहेगा, बट वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि उसने रेप्लिकेशन अब इनिशिएट कर दिया है। अब देखो जो डबल स्ट्रैंडेड DNA था, ठीक है, उसका अनवाइंडिंग हो गया है, ठीक है, अनवाइंडिंग हो गया, और साथ में वहां पे हमने बताया कि कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड हो जाते हैं उस DNA पे, दैट इज द RPA आके उस सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स पे क्या हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये भी कौन करता है, ये भी हमें पता है, इसको करता है CDC45, जिसको एक्टिवेट कौन करता है, दिस साइक्लिन CDK1, ठीक है। तो यहाँ से हट गया, और थोड़ी समय के लिए जो हमारा ओरिजिन ORC है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स, वो भी हट जाता है वहां से। फिर जैसे ही यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ही जो DNA डॉटर DNA है, ठीक है, जो डॉटर DNA है उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज उसका डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो ये ओरिजिन रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स वो फिर से आके यहाँ पे ओरिजिन पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा MCM हेलिकेज प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ में हमारे दूसरे प्रोटीन है, दैट इज DNA पॉलीमरेज सब बाइंड हो गए। यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन कराएगा, रेप्लिकेशन इनिशिएट कराएगा, DNA जैसे DNA रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, देन पेरेंटल स्ट्रैंड का डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म होगा। डबल स्ट्रैंड फॉर्म होने के बाद ये जो ओरिजिनल रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स है ORC जो हट गया था यहाँ से, वो फिर से वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। बट ये जो CDC6 CTD1 है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में फिर से इन ओरिजिनल रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स से बाइंड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इनका फॉस्फेट ग्रुप हटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका फॉस्फेट ग्रुप तभी हटेगा जब वो फिर से G1 फेज में एंटर होंगे, जब जो B टाइप साइक्लिन से CDK1 का जो कम वो है कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे CDC6 का फॉस्फोराइलेशन और CTD1 का जो इनिशिएशन फैक्टर है इनका फॉस्फोराइलेशन एक मेन रीजन है किसके लिए, DNA रेप्लिकेशन ब्लॉक के लिए। जब तक ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेंगे तो DNA रेप्लिकेशन फिर से एक सेल में इनिशिएट नहीं होगा, ठीक है। और हमें पता है सिर्फ DNA रेप्लिकेशन सिर्फ कहाँ पे होता है, सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ही होता है, और कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इनका बाइंड होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तब तक बाइंड नहीं होंगे जब तक इनका फॉस्फेट ग्रुप हटेगा नहीं। इनका फॉस्फेट ग्रुप कब तक नहीं हटेगा, जब तक CDK1 साइक्लिन B का कंसेंट्रेशन कम नहीं होगा। इसका कंसेंट्रेशन कब कम होगा, जब G1 में वो एंटर करेगा। तो G1
इसका मतलब ये है अल्टीमेटली कि जीवन में ही इनका रिक्रूटमेंट होगा कहाँ पे, इस ओरिजिन रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स या ओरिजिन रेप्लिकेशन पे, ताकि वो फिर से प्री रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स बना सके। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा, फिर से जो डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक है वो रिमूव हो जाएगा और वो फिर से एस फेज में, G1 फेज में बाइंड हो जाएंगे और एस फेज में रेप्लिकेशन इनिशिएट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक एंड इट्स रिमूवल। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, या आप एक बार फिर से नोट्स को आप पढ़ लो, देन आपको समझ में आएगा। थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।